2 साल बाद कुल्लू बर्फ से ढकी वादियाँ आसपास के इलाके को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रही थीं। कुल्लू शहर उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ठंड इतनी कि लोगों की हड्डियां जमाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन इतनी ठंड होने के बाद भी एक जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था। बीच सड़क पर एक लड़की अपने से डबल साइज के 5 लोगों को बुरी तरह से बस पीटे ही जा रही थी। वो लड़की उन लड़कों से बोल रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की। वो लड़के दर्द से घबराते हुए बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो बहन, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। उस लड़की ने उन लड़कों की मार मार के चटनी ही बना दी थी। किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का उसने सर ही फोड़ दिया था। वो लड़के दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन उस लड़की को उसके चिल्लाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उन लड़कों को अब भी वैसे ही बस मारे ही जा रही थी। कुछ ही देर में पीछे से एक लड़का आते हुए बोलता है, रुक जाओ रुक, क्यों मार रही हो उसको, उसकी जान लेकर छोड़ोगी क्या। सिर्फ निया को ब्यूटीफुल ही तो बोला था, उसको प्रपोज तो नहीं किया था ना, जो तू इतनी गर्म हो रही है। सही पकड़े दोस्तों, यह है हमारी रूह मैडम, जो इन 2 सालों में ज्वालामुखी बन चुकी थी। गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही रहता था, बस एक उंगली करने की देर है। और ये हमारे अरुण जी, जो आज तक अपनी दोनों बहनों के बीच बस पिसिंग पिसिंग हो रहे थे। निया और रूह के बीच बाकी की बातें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। तो हम आगे चलते हैं। अरुण रूह को रोकने की हर नाकाम कोशिश कर चुका था। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर निया को देखने लगता है, जो कोने में खड़ी सामने चल रही एक्शन मूवी का बस मज़ा ले रही थी। निया अरुण के पास आती है और अपना कॉलर ऊपर करके उसको एटीट्यूड में बोलती है, अब देख मेरा कमाल। निया रूह के पास जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, शांत हो जा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जाने दे इन लोगों को भी, जितनी भी गलतियाँ इन्होंने की थी उनकी सज़ा तो इन्हें मिल चुकी है। वो रूह को अपने गले से लगा लेती है और उसे शांत कराने लगती है। तब तक अरुण उन लड़कों को इशारा करता है कि वो वहाँ से भाग जाएं, वरना उसकी जल्लाद बहन का कोई भरोसा नहीं, कब फिर से उसको धोने में आ जाए। रूह थोड़ी देर में शांत हो जाती है और पलट के देखती है तो वो लड़के वहाँ से जा चुके थे। रूह अरुण और निया को घूर के देखती है और बोलती है, मेरे ऑफिस पहुँचने से पहले अगर आप दोनों मुझे वहाँ नहीं मिले तो अगले 1 महीने तक ओवर टाइम करने के लिए ऑफिस में शिफ्ट हो जाइएगा परमानेंट। रूह इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अरुण और निया बेचारे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और उसके पीछे भाग जाते हैं। कुछ ही देर में ही तीनों एक प्यारे से घर के बाहर होते हैं। तीनों दौड़ते हुए अंदर जाते हैं। अंदर काम कर रहे सभी लोग उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रूह बस हाँ में सिर हिला के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही रूह आवाज़ देती है, काकी नाश्ता लगाइए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऑफिस का नाम सुनते ही अरुण और नेहा का तो फिर से मुंह लटक जाता है और दोनों रोबोट की तरह जल्दी जल्दी सारे काम करने लगते हैं। कुछ ही पलों में तीनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं। नाश्ते को देख के निया और अरुण का तो खून ही सूख जाता है। वो एक नज़र रूह को देखते हैं, जो आराम से अपना नाश्ता कर रही थी, मानो रसमलाई खा रही हो, लेकिन निया और अरुण वो नाश्ता नहीं कर सकते थे।
अब सुबह सुबह कौन ही करेले के पराठे खाएगा, वो भी लौकी के जूस के साथ। दोनों आज फास्ट करने का सोचते हैं। कितने भक्तिभाव वाले इंसान हैं ना। लेकिन उनके फास्ट पे रूह ने बुलडोजर चला दिया, ये बोल के कि ये मत सोचिएगा कि कैंटीन में कुछ खा लेंगे, खाना तो दोनों को यहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों से शक्ल बनाना बंद कीजिए। अगर अभी नहीं खाया तो लंच में मिलेगा, लंच में नहीं तो डिनर में। निया और अरुण उसका टार्चर सुन के चुपचाप नाश्ता को ठूंसने बैठ जाते हैं, क्योंकि खाया तो जाएगा नहीं उनसे। कुछ ही देर में तीनों ऑफिस के अंदर होते हैं। रूह आगे चल रही थी और अरुण और निया उसके पीछे। सब लोग पूरे रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रूह सबको सिर्फ हाँ और हूँ में जवाब देके आगे की ओर चली जाती है। उसके जाते ही एम्प्लॉय अपनी जगह पे वापस बैठ जाते हैं और आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। आ गई हिटलर, एक एम्प्लॉय गाना गाती है। न चैन से जीने देगी और ना ही चैन से मरने देगी। तभी दूसरा बोलता है, भाई मैं तो इसके लिए सारी जिंदगी डांट खाने को तैयार हूँ। एक बात देख तो, इसको अच्छे से भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। इसको देखने तो रोज इस ऑफिस में डांट खाने चला आता हूँ। पहला वाला जवाब देते हुए बोलता है, धीरे धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो अब से और अभी से जिस जगह पर है वहीं लटका हुआ मिलेगा। दूसरा आहें भरता हुआ बोलता है, भाई इसके लिए तो ये भी मंजूर है। रूह अपने केबिन पर आ जाती है और आकर वह अपनी चेयर पर थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी टेबल के साइड ड्रॉअर से एक फ़ोटो निकाल के कुछ देर उसको देखने के बाद उसे वापस वहीं पर रख देती है। उसकी आंखें एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी, जो ना कोई समझ सकता था और ना ही वो किसी को समझने देना चाहती थी। कुछ देर में उसके केबिन का डोर नॉक होता है और निया उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। निया रूह को कॉफ़ी देने के बाद उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगती है। रूह उसको जाने का इशारा करती है तो निया एक पल को रुक के उसे बोलती है, उसका फिर से कॉल आया था, वो आज तुझसे मिलना चाहता है, क्या मैं उसे हाँ बोल दूँ? रूह निया को साफ साफ मना कर देती है। निया उसकी फिक्र करते हुए बोलती है, कब तक बीते हुए कल में जीती रहेगी? ना तुम वापस जाने को रेडी हो और ना ही आगे बढ़ने को। रूह अपनी कॉफ़ी लेके खड़ी हो जाती है और केबिन से बाहर जाते हुए बोलती है, जल्दी से मीटिंग रूम में रेडी करवाइए, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है लोगों पे बेस्ट करने के लिए। रूह के जाते ही निया भी ना में सिर हिला के चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिंघानिया एम्पायर की बिल्डिंग मीटिंग रूम का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म था। सामने हेड चेयर पे अर्णव अपनी आंखों में आग लिए बैठा था। उसके पास ही दोनों साइड अमन और सिड बैठे हुए थे और बाकी के चेयर पे सारे एम्प्लॉय थे। सबके डर से पसीने छूट रहे थे। अर्णव अपनी जलती हुई निगाहें सब पर एक नज़र डालता है और मीटिंग रूम में चल रही एसी भी उसके टेम्परेचर के सामने फेल हो जाती है। अर्णव इन 2 सालों में पूरी तरह से एकदम पत्थर बन चुका था। वो ना ही मुस्कुराता था, ना ही किसी से ज़्यादा बात करता था। यहाँ तक कि उसने अपने मॉम डैड से भी ज़्यादा बात करना छोड़ दिया था। सिर्फ ज़रूरत होने पे ही बोलता था। उसने खुद को काम में ही पूरी तरह से डुबो लिया था। उसे ना काम के अलावा कुछ दिखाई देता था और ना ही कुछ सुनाई देता था। उसका दिल पूरी तरह से पत्थर बन चुका था।
लेकिन दिल के किसी कोने में अभी तक एक उम्मीद बाकी थी कि वह शायद लौट के आए और उसके जलते हुए दिल को अपने ठंडे एहसास से राहत पहुंचा दे। और अपनी चेयर पर बैठे हुए एक इरिगुएट स्टाइल में बोलता है, सबको आज के आज ही इनकी पेमेंट देके कंपनी से बाहर करो और कल ही न्यूज़पेपर पर न्यू एडवर्टाइजमेंट निकालो नए एम्प्लॉयज़ की जॉब इंटरव्यू के लिए। यह बात सुनते ही सभी एम्प्लॉय की हालत ख़राब हो जाती है। वह हाथ जोड़कर सर बोलने लगते हैं, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन अर्नव पर किसी की भी बात का कोई भी असर नहीं होता। वह तो अपना फरमान सुना के वहाँ से चला जाता है और सारे एम्प्लॉयज़ अपने सिर पे हाथ रख के अपनी चेयर पर बैठकर रोने लगते हैं। अमन और सीड उनको शांत करवाते हुए बोलते हैं, आप लोग शांत हो जाइए, अभी तो सिर्फ आपको इस कंपनी से निकाला है उसने। आप यहाँ से जाके कहीं और भी तो जॉब कर सकते हैं। फिर भी हम एक कोशिश ज़रूर करेंगे आपकी जॉब बचाने की। इतना सुन के भी सारे एम्प्लॉय को कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बॉस खुद के अलावा किसी की भी नहीं सुनता। उसने जो एक बात बोल दिया सो बोल दिया। अर्नव अपने केबिन पे आकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। कुछ देर में सीड और अमन उसके केबिन में आते हैं और अमन अर्नव से बोलता है, छोटे ये सब क्या है? तूने 40 लोगों को एक साथ कंपनी से निकाल दिया एक छोटी सी गलती के लिए। अर्नव अपने लैपटॉप पर ही अपनी नज़रें गड़ाए हुए बैठा था। भाई, गलती होती है, फिर वह छोटी हो या फिर बड़ी, गलती की सज़ा होती है जो कि उन्हें मिल चुकी है। मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। और अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और अपना कोट उठाकर बाहर जाते हुए बोलता है, भाई मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ मीटिंग के सारे अरेंजमेंट कर लीजिएगा। मुझे यह प्रोजेक्ट आज के आज ही चाहिए, वह भी किसी भी कीमत पे। अर्नव इतना बोल के केबिन से निकल जाता है और सिड और अमन उसको जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। उसके जाते ही सिड चेयर पे बैठ के बोलता है, ये तो पूरा का पूरा रोबोट बन चुका है। 2 साल पहले कुछ तो बोलता था, लेकिन अब तो जैसे इसके मुंह से कुछ सुनना ही इम्पॉसिबल हो गया है। यह जब भी मुंह खोलता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देने के लिए ही। जब से रूह गई है इसका तो बिल्कुल स्क्रू ही ढीला हो गया है। अमन उसकी बात सुन के जवाब देते हुए बोलता है, क्यों ना हम रूह को फिर से इसकी लाइफ में वापस ले आएं, क्योंकि वह एक है जो इस खिसकैले को ठीक कर सकती है। एक वही है जिसके सामने इसकी भी नहीं चलती। सीड जबरदस्ती दांत दिखाते हुए बोलता है, अरे मेरे भोले नंदू, अगर इसको रूह को अपनी लाइफ में आने देना होता तो कब का ले आता। इतना इंतज़ार थोड़ी करता, लेकिन ये खुद ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम कोशिश भी करें तो हमें ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। खुद की वाली को भी भेज दी और साथ में मेरी वाली भी। सीड एक बच्चे की तरह रोने लगता है। अमन उसको शांत करवाते हुए बोलता है, ओह अरे देवदास की इकलौती पारो, तू उस पे फोकस कर। अगर उसकी वाली आई तो तेरी वाली तो उसके साथ फ्री। तो हमारा मेन आम होना चाहिए रूह को ढूंढने पे, लेकिन उसको ढूंढे कैसे और कहाँ? सिड अपना आइंस्टीन वाला दिमाग यूज़ करते हुए बोलता है, बड़े पापा। अरे हाँ, बड़े पापा के नाम से ही दोनों की आंखों में एकदम चमक आ जाती है।
दोनों जल्दी से केबिन से बाहर भागते हैं और कुछ ही देर में दोनों सिंघानिया पैलेस पर होते हैं। दोनों कार से बाहर आते ही फुल स्पीड से घर के अंदर भागते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों अक्षत के रूम में होते हैं और उसकी गोद में बैठे होते हैं। दोनों अक्षत को मस्का लगाते हुए बोलते हैं, पॉप, आप हमारे अच्छे वाले पॉप सोना, क्या आप नहीं चाहते कि आपके जल्लाद बेटे से हम दोनों की जान बची रहे? आज पता है उसने क्या किया? उसने पूरे 40 मासूम लोगों को एक झटके में कंपनी से बाहर निकाल दिया, जैसे बोल रहा हो चल दफा हो। बड़े पापा, क्या आप यह चाहते हैं कि वह हमें भी कंपनी से बाहर निकाल दे? अच्छा दोनों के सर पर चपात लगाते हुए बोलता है, अपनी नौटंकी बंद करो और काम की बात पर आओ। जल्दी जल्दी मुंह खोलो और बताओ मुझे क्या चाहते हो मुझसे। यह सुनते ही अमन और सिड की तो आंखों में एकदम चमक आ जाती है। वह दोनों अक्षत को साइड हक करते हुए बोलते हैं, इसलिए हम दोनों आपके पास आते हैं पॉप्स, क्योंकि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो। तो काम की बात यह है कि आपके जल्लाद बेटे को लाइन पर सिर्फ एक इंसान ही ला सकता है और वह है रूह। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे रूह को ढूंढने में? रूह का नाम सुनते ही अक्षत किसी गहरी सोच में डूब जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी चाहता था कि रूह अर्णव की लाइफ में आ जाए, इसलिए वह दोनों के साथ ही हाँ बोल देते हैं। अक्षत अपना फ़ोन उठा के एक नंबर डायल करता है। यह किसी और का नहीं बल्कि रॉकी का ही था। अक्षत रॉकी के कॉल उठाते ही उसे ऑर्डर देता है कि आज के आज मुझे 1 घंटे में रूह की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। रॉकी भी ओके बॉस बोल के कॉल को कट कर देता है। उसके बाद तीनों हाई फाई करते हैं और आगे की प्लानिंग करने लगते हैं कि उन्हें कैसे अर्णव और रूह को मिलवाना है। दोस्तों, क्या रूह और अर्णव की ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी, वह जानेंगे हम आगे के भाग में, और क्या रंग लाएगी उनकी मुलाकात, यह सब हम आगे पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।